हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज प्रीवियस ईयर 2026 का प्रथम पाली है। प्रथम शिफ्ट के जितने भी साइंस का क्वेश्चन से है वो सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप डील करने वाले हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या दोस्तों। तो इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जरूर लाइक कर दे, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका एक एक जो है सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, जिसमें कहा जा रहा है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो क्या कहा जा रहा है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो हम सभी को पता है कि संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, अब कैल्शियम कार्बोनेट को ही चूना पत्थर भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिए। संगमरमर को जो है चूना पत्थर भी कहा जाता है, चौक भी कहा जाता है, खरिया भी कहा जाता है। तो बहुत टाइप से यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस पर आपको ध्यान देना है बढ़िया से। तो ये सारे नेम जब भी आएगा तो सभी का अनुसूत्र क्या होगा, CaCO3 ही होगा। तो सभी का आंसर C ही होगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर में देख लेते हैं। कहा जा रहा निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है, ठीक ना। तो प्रबल अम्ल की बात करेगा जब भी तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, HCl, ठीक ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो प्रबल अम्ल होता है, जिसका मान 1.2 pH स्केल पर होता है। तो यानी कि काफ़ी प्रबल होता है। और यही यदि आपसे पूछा होता है कि सबसे प्रबल क्षार कौन होता है, तो आपको याद रखना होगा क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH जो होता है वो सबसे प्रबल क्षार होता है। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं। तो इसका 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें कहा जा रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका pH मान संभव कितना है। तो आप सिंपल सोचने वाली बात है कि नीले लिटमस पत्र को लाल करने की क्षमता होता है किसके पास, केवल अम्ल के पास होता है। अब अम्ल का pH स्केल में मान हमेशा कितना होता है, 7 से कम होता है। तो यहाँ पर 7 से कम कौन ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो आपको याद रखना है 7 उदासीन होता है, 7 से बड़ा हो जाएगा क्षारीय, 7 से कम हो जाएगा अम्लीय, ठीक ना। तो अगला 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी अभी तक कोई एग्जाम ऐसा नहीं बचा जिस एग्जाम में ये सवाल नहीं पूछा गया हो। तो याद रखिएगा कि कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो एक होता है अनबुझा चूना, एक होता है बुझा हुआ चूना। यानी अनबुझा चूना को हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो आपको CaO जो दिख रहा है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, ये है आपका अनबुझा चूना। और जब इसी अनबुझा चूना में जब पानी डाल देते हैं ना तो वो बुझा हुआ चूना कहलाता है, ठीक ना। तो बुझा हुआ जो चूना बनता है यानी पानी जब इसमें डाला जाता है तब वो निर्माण करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा बुझा हुआ चूना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको कहेगा अनबुझा चूना तब ए हो जाता, बुझा हुआ चूना तो वी हो जाएगा। तो बिल्कुल याद रखें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। CaCO3 ये अभी जस्ट हमने बताया संगमरमर का अनुसूत्र होता है, ठीक ना, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग कहते हैं। अगला हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि क्या करा, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। तो ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सैलिक अम्ल आपको पाया जाता है किसमें, टमाटर में। तो आप सभी को पता है कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक ना, सिरका में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में जो है साइट्रिक अम्ल इसमें भी पाया जाता है। तो याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में 100% आता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, जो डंक मारने के बाद जो है आपको लहरने लगता है, ठीक ना। याद रखिएगा जिसे काटने से लहरता है, ठीक ना, या डंक मारने वाला जितने भी ये चींटी काटना या फिर मधुमक्खी का काटना, इस सब जितने भी डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और एक होता है इथेनॉइक अम्ल होता है। तो 2 होता है, दोनों याद रखिएगा, यानी फार्मिक अम्ल को इथेनॉइक अम्ल भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर में। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अधातु है। तो सिंपल दोस्तों यहाँ पर देखिए, Fe आयरन आपका धातु है, एल्युमिनियम आपका धातु है, Au आपका क्या है, एक होता है Ag, एक होता है Au। तो Ag होता है चांदी और Au होता है सोना, ठीक ना। तो ये भी आपका धातु है। तो कार्बन क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या कहा जा रहा है, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा की बात कर रहा है। तो हीलियम परमाणु का परमाणु संख्या होता कितना है, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है हीलियम। तो एक होता है परमाणु संख्या हाइड्रोजन का और 2 होता है हीलियम का। अब दोस्तों सबसे बाहरी कक्षा में जो है, सबसे पहला कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले ही लेगा। तो बताइए बाहरी कक्षा में कितना रहेगा, 2 ही रहेगा, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ही है ऑलरेडी पहले से। तो हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, तो सिर्फ 2 ही रहेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग कौन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ओके, तो 8 नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर आपका है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि सीसा और टीन का मिश्र धातु कौन होता है।
तो याद रखिएगा सीसा और टीन जो होता है ये किसका मिश्र धातु होता है, तो सोल्डर का होता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि आपसे पूछा जाएगा कांसा जो है ना, कांसा ये किसका होता है, कॉपर और टीन का मिश्र धातु कौन होता है, कांसा। कांसा का पूछेगा तो कॉपर टीन का मिश्र धातु, सोल्डर पूछेगा तो सीसा टीन का मिश्र धातु। तो मिश्र धातु भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो मिश्र धातु को आप जरूर याद कर ले, ठीक ना। तो अगला हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर में कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी के समूह 18 का तत्व कौन है। तो आवर्त के सारणी के समूह 18 का तत्व कौन है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो होता है वो पहला जो है समूह में होता है, जबकि हीलियम जो होता है ये 18 समूह में होता है, ठीक ना। क्लोरीन 17 में होता है, तो यानी कि हीलियम हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक ना। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, तो अब हम लोग तो पीरियोडिक टेबल पर मैं वीडियो बना चुका हूं, अभी तक जो वीडियो मेरा नहीं देखे हो आवर्त सारणी वाला, तो वो जा करके जरूर देख लो, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है मैं एक एक क्वेश्चन में बताऊं, तो जा करके आप जरूर देख ले, ठीक ना। अब 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि बोरॉन का परमाणु भार क्या है। पर सिंपल याद रखिए कि बोरॉन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो बोरॉन का परमाणु संख्या होता है 5। ओके, एक होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, यानी 5। तो इसका परमाणु संख्या, परमाणु भार पूछ रहा है, तो 5 दूनी 10, 3 10 1 11, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बोरॉन का परमाणु भार जो होगा वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इसका। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन है, तो वो CO2 गैस होता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2 गैस, ठीक ना। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए यानी कि गर्मी, वातावरण जो हमारा पर्यावरण जो गर्मी होता है वो किसके वजह से होता है, तो CO2 गैस की वजह से होता है। एक होता है CH4 मीथेन गैस की वजह से भी होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन में यदि ये दिख जाए या ये दिख जाए, दोनों सही है। ओके, तो अगला क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो 12 नंबर में कहा जा रहा है कि चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। तो चिपको आंदोलन जो है ये सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था, एक चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा भी किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों होगा, ठीक ना। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है, 13 नंबर में कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में कौन है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत है ना वो क्या हो जाएगा, तो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी पर चला जितने भी चीज़ों को ऊर्जा जो मिलता है ना, ऊर्जा वो किससे मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। इसलिए पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा, एकमात्र होगा सूर्य का प्रकाश, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर। तो 14 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि कट्टा, सॉरी इसको छोड़ देते हैं, या दूसरे टाइप का सवाल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर। अब 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो सौर सेल में किसका होगा, सिलिकॉन का, यूरेनियम का, ठीक ना, प्लूटोनियम का। तो सौर सेल में जो इस्तेमाल होता है, अब सौर सेल का मतलब तो हम लोग जान ही रहे हैं, सोलर प्लेट जो होता है, तो सोलर प्लेट में किसका इस्तेमाल होता है, तो सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर। अब 16 नंबर में कहा जा रहा है कि अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है दांत के द्वारा, भोजन रसधानी के द्वारा, कुटपाद के द्वारा या केंद्रक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमीबा अपना भोजन ग्रहण किसके द्वारा करता है, तो कुटपाद के द्वारा करता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर। तो यहाँ पर 17 नंबर में क्या कहा जा रहा है, तो अब हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन पौधों में जल संवहन उत्तक होता है। तो जल संवहन की बात कर रहा है, तो मेन मुद्दा ये है, एक होता है भोजन का संवहन, एक होता है जल का संवहन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाइलम होगा या फ्लाइम होगा या चलनलिका होगा या फिर मूलरोम होगा। तो याद रखिएगा कि जब भी जल का संवहन करने की बात करेगा पौधों में उत्तक, तो जल संवहन करने का काम करता है जाइलम, और भोजन का जो है सभी भागों में पहुँचाने का काम कौन करता है, फ्लाइम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जाइलम हो जाएगा, भोजन को सभी भागों तक पहुंचाता है फ्लोएम। अब अगला देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ब्रिक का प्रधान कार्य है, ब्रिक जो होता है, ब्रिक का प्रमुख कार्य कोई क्या होता है, तो प्रजनन करना, बिल्कुल गलत। पाचन करना, आगे करा ATP निर्माण करना, आगे करा उत्सर्जन करना। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि ब्रिक का मुख्य काम जो होता है वो उत्सर्जन करना होता है, क्योंकि ब्रिक छन्ने का काम करता है, यानी हमारे ब्लड को पूरा जो ये छानता है और उससे जो गंदा पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है, ठीक ना, और वो मूत्राशय में चला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। करा पादप अपशिष्ट संचित करते हैं, यानी पादप जो होता है पेड़ पौधा, वो अपशिष्ट यानी गंदे पदार्थ जो होता है वो संचित किस में करता है, किस में मतलब जो है रहता है। तो करा ए छाल में, बी करा कोशिका रिक्तिकाओं में, डी करा पत्तियों में, सी पत्तियों में, और डी करा इनमें से सभी। तो याद रखिएगा कि पेड़ पौधा जो है ना वो अपशिष्ट पदार्थ को संचित रखता है, छाल में भी, कोशिका रिक्तिका में भी, पत्तियां में भी, यानी सभी में रखता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा।
तो अगला हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 21 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से प्राप्त होता है। तो 21 का जो होगा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो वो हो जाएगा NH3 हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, NH3, ठीक ना, नाइट्रेट हो जाएगा। ओके, तो निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो वो क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा। ओके, तो अगला हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपसे कहा जा रहा है 22 नंबर में इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है घेगा रोग, बी में दे रहा है क्रेटिनिज्म रोग, सी में दे रहा है बौनापन रोग और डी में दे रहा है मधुमेह रोग। तो इंसुलिन की कमी से होने वाला जो रोग है वो क्या है, मधुमेह रोग है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 23 नंबर में, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक प्रत्ययवर्ती प्रक्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि प्रत्ययवर्ती क्रिया जो होता है ये ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें कोई भी चीज़ जो घटना होता है ना वो अचानक होता है, जिसको हम कहते हैं एकाएक अचानक हो जाना, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए में करा है कि छींक का आना, अब ये अचानक आता है, इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता है। बी में करा मिठाई देखकर मुँह में पानी आना, यहाँ भी अचानक होता है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। सी में करा है कि आँख का ठीक ना झपटना, तो आँख का झपटना भी अचानक होता है, क्योंकि जब कोई हमें मारने आता है तो हमारा आँख ऑटोमेटिक जो है बंद हो जाता है। इसका मतलब है कि जितने भी ये सभी प्रत्ययवर्ती क्रिया हो रहा है, क्योंकि प्रत्ययवर्ती क्रिया का मतलब होता है कोई काम अचानक होना, खुद ब खुद होना। ओके, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला 24 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है एस्ट्रोजेन क्या है। ओके, एस्ट्रोजेन क्या है। अब एस्ट्रोजेन यहाँ पर क्या है, तो याद रखिएगा एस्ट्रोजेन जो है एक जो है मादा हार्मोन है, ठीक ना। एस्ट्रोजेन किस में पाया जाता है, तो मादा में पाया जाता है, ये मादा हार्मोन है। और नर हार्मोन दो होता है, एक होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, एक होता है प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक ना। तो दो होता है नर हार्मोन जो पुरुष में पाया जाता है, पहला हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन और दूसरा हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। ओके, तो ये दोनों होता है पुरुष में और एस्ट्रोजेन होता है मादा हार्मोन, ठीक ना। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 25 में कहा जा रहा है कि पारे का अयस्क है। तो हम सभी को पता है कि पारा का अयस्क क्या होगा, ए में करा बॉक्साइट, बी में करा हेमाटाइट, सी में करा है कि मैग्नेटाइट और डी में करा सिनेवार। तो याद रखिएगा कि पारा का जो अयस्क होता है वो क्या होता है, सिनेवार होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बॉक्साइट किसका होगा, तो बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का अयस्क, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये दोनों होता है लोहा का अयस्क। ओके, तो याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अयस्क वाला आप जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देख लेते हैं। तो 26 नंबर में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो याद रखिएगा अभिक्रियाशील श्रेणी आपको याद रखना, अभिक्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, ठीक ना, फिर होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक ना, सोडियम, सारे अभिक्रियाशील उच्च अभिक्रियाशील तत्व है। तो ये सारे अभिक्रियाशील तत्व को भी आपको याद रखना काफ़ी जरूरी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, ठीक ना, तो एल्युमिनियम ज़्यादा होगा, जिंक कम है, आयरन जो है ये भी कम है, मैग्नीशियम ये ज़्यादा होता है, इसका ज़्यादा होता है। तो इसमें सबसे कम जो हो जाएगा अभिक्रियाशील धातु कौन होगा, तो वो आयरन हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम के जो है बाद वो जिंक होता है, जिंक के बाद आयरन होता है। तो अभिक्रियाशील में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन होता है, इसके सापेक्ष में हो जाएगा आयरन। नहीं तो सबसे कम में तो दोस्तों सोना चांदी ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है, और सबसे अधिक क्रियाशील में ऊपर से जो होता है काउंट वो पोटेशियम होता है, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, ऐसे होता है। तो अभिक्रियाशील जो है श्रेणी आप जरूर एक बार देख ले, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन हम लोग 27 नंबर देख लेते हैं। तो 27 नंबर में हमको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोकार्बन है। क्या करा निम्नलिखित में, तो क्वेश्चन में हम लोग 27 देख रहे थे। तो 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन है। तो दोस्तों सिंपल है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होगा वही हमारा हाइड्रोकार्बन होता है। आप देख सकते हैं इसमें H2 है, इसमें कार्बन नहीं है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, जबकि इसमें कार्बन है हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है तो कार्बन नहीं है। अब यहाँ पर क्या करा, हाइड्रोकार्बन कौन है, तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन का ही श्रृंखला होना चाहिए, इसके अनुसार ऑप्शन नंबर वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28 नंबर। अब 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि OH जो है अभिक्रियाशील समूह किसका है। अब OH जो है वो क्या करा, ऑप्शन नंबर ए में कीटोन का कह रहा है, बी में क्या करा एल्कोहल का कह रहा है, सी में क्या करा एल्डिहाइड का कह रहा है, और डी में क्या करा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो OH जो होता है ना क्रियाशील समूह जो होता है ये किसका होता है, एल्कोहल का होता है, ठीक ना। एल्कोहल का होता है OH, कीटोन का होता है C डबल बॉन्ड O, और एल्डिहाइड का होता है COH होता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा काफ़ी मोस्ट वीवीआई सवाल है, यानी क्रियाशील मूलक जो है सभी जो है एल्कोहल का हो, कीटोन का, एल्डिहाइड का, सभी का याद रखना, क्योंकि यहाँ से सवाल 100% हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक साल पूछा जाता है। तो अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मीथेन में कितने 7 संयोजन बंधन होते हैं। आप देख सकते हो कि मीथेन की बात किया तो मीथेन जो होता है वो क्या होता है, इसमें 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होता है, इसी को हम मीथेन कहते हैं। तो ये आपका मीथेन का चेन यही है। अब इसमें क्या करा, कितने 7 संयोजन बंधन होता है, तो 1 2 3 4 टोटल कितने 7 संयोजन बंधन होता है, तो केवल 4 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है कि सी साइट फुल्लेरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है। तो आपको याद रखना है कि सी साइट फुल्लेरीन की आकृति जो होती है वो बिल्कुल फुटबॉल के जैसा होता है। कैसा होता है? फुटबॉल के जैसा। तो इसका 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि फुल्लेरीन का जो आकार होता है वो फुटबॉल जैसा होता है, ठीक ना। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हीरा का आकार कैसा होता है, तो कैसा होता है? त्रिआयामी होता है, तो ये भी याद रखिए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में, क्या कहता होता है ना कार्बन का अपरूप। तो कार्बन का अपरूप एक हीरा होता है, एक फुल्लेरीन होता है, और एक और होता है जो पेंसिल में पाया जाता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट भी जो है कार्बन का अपरूप होता है, और ग्रेफाइट का भी संरचना पूछा जाता है। तो ग्रेफाइट का जो आकार होता है वो होता है षट आयामी, ठीक ना, तो याद रखिएगा। डायमंड का त्रिआयामी, उसके बाद पूछेगा आपको ग्रेफाइट, तो वो हो जाएगा षटकोणीय हो जाएगा, और यदि आपसे फुल्लेरीन का पूछेगा तो फुटबॉल जैसा हो जाएगा। तीनों को आप याद रखिए, और तीनों कार्बन का अपरूप होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देख लेते हैं। तो 31 में कहा जा रहा है कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य होता है। तो कार्बन आवर्त सारणी का किस वर्ग का सदस्य होता है। तो ये सब निकालने आप इसको रट नहीं सकते, ये सब निकालने का ट्रिक होता है, फॉर्मूला होता है, तो इसको आपको वो करना पड़ेगा, ठीक ना। अब इसको यदि ट्रिक आप जानना चाहते हो कैसे इसको निकालना है, कैसे मुझे पता चलेगा कि कौन सा तत्व किस आवर्त सारणी से है, तो इसके लिए आपको मैं पूरा डिटेल में इस पर बना चुका हूँ। तो आप जा करके जो है पीरियोडिक टेबल वाला आप देख सकते हो, मेरा वीडियो पूरा स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ समझा चुका हूँ, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 14। यानी कि कार्बन जो है आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य होता है, तो वो क्या हो जाएगा? 14 वर्ग का सदस्य होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अगला हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 32 में कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में एक होता है आवर्त, ठीक ना, और एक क्या होता है? वर्ग। तो आवर्त जब यदि आपसे पूछा जाए तब कितना हो जाएगा? 7। यदि वर्ग आपसे पूछा जाएगा तब कितना हो जाएगा? 18। तो आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जाम ये सवाल पूछा गया कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7 होता है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होता है, तो वो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देख लेते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये किसके अनुसार होता है। तो कह रहा है न्यूटन के नियम के अनुसार, स्नेल का नियम के अनुसार, प्रकाश परावर्तन के नियम के अनुसार, उसके बाद कह रहा है फर्मोट का सिद्धांत के अनुसार। तो हम सभी जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ परावर्तन के नियम के अनुसार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो हम सभी जानते हैं कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो केवल और केवल आभासी बनता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा, ठीक ना। तो अगला 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पिन हॉल कैमरा में निम्नलिखित में क्या बनता है, ठीक ना। तो पिन हॉल कैमरा में क्या बनता है, तो ऑप्शन नंबर एम करा छाया बनता है, बीम करा प्रतिबिंब बनता है, और सीम करा है क्या? होलोग्राम बनता है, और डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा, ठीक ना। तो पिन होल कैमरा में निम्नलिखित में से क्या बनता है, तो क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। तो आज ये आपके वीडियो का पार्ट 1 था, क्योंकि सारा क्वेश्चंस एक वीडियो में अटैम्प्ट नहीं हो सकता है दोस्तों। तो ये मेरा पहला यानी पार्ट 1 था इस वीडियो का। अब सेकंड वीडियो जो मेरा होगा उसमें टोटल मैं 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा। तो आधा इस वीडियो में 35, आधा 35 क्वेश्चन उसमें करूँगा, उसमें 70 क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और दोस्तों अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे, और इस तरह का जितने इंपॉर्टेंट वीडियो है क्वेश्चन है आप तक सबसे पहले पहुँचे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं पार्ट 2 लेकर के।